Hello students, in today's video lesson we are starting another application of Biot-Savart's law, that is third application of Biot-Savart's law, and in this application we will find out the magnetic field at a point on the axis of circular coil carrying current. ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन में भी हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट किया था। इस एप्लीकेशन के अंदर हम उसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे नहीं, ऑन द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ द सेंटर सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी आर कंसीडरिंग द सर्कुलर कॉइल। हम सर्कुलर कॉइल को जनरली कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना, ये दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर कॉइल को हम जनरली ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई सर्कुलर कॉइल होती है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर कॉइल हुज प्लेन इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, या ये सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, वो प्ले या इज ड्रॉन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ कर रखी है सर्कुलर कॉइल अपने। ठीक है, अगर आपने ये वाली सर्कुलर कॉइल ड्रॉ कर दी ऐसी कोई, या आपने ऐसे कोई सर्कुलर कॉइल ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों सर्कुलर कॉइल्स ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम मानते हैं दीज सर्कुलर कॉइल्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ठीक है, दिस कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड हॉरिजॉन्टल एंड दिस कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड वर्टिकल। ठीक है, तो हमें ये तीन अलग अलग कॉइल्स हैं, मतलब है तीनों सर्कुलर कॉइल्स, लेकिन इनकी जो ज्योमेट्री है वो अलग अलग है बोर्ड के साथ। ठीक है, ये वाली सर्कुलर कॉइल इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ये दोनों सर्कुलर कॉइल्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड वर्टिकल है। क्लियर है, तो हम लोग ऐसी एक कॉइल मान के चल रहे हैं, दैट कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड वर्टिकल। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड वर्टिकल मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए। तो सबसे पहले मैं एक सर्कुलर कॉइल यहाँ पे मान रहा हूँ, देखना। ठीक है, यहाँ एक सर्कुलर कॉइल मान ली मैंने। उस सर्कुलर कॉइल को जब मैं ऐसे बना रहा हूँ ऐसे तरीके से, तो उस सर्कुलर का हाफ पोर्शन आपके लिए विजिबल है, मतलब दिखाई दे रहा है। आधा पोर्शन सर्कुलर कॉइल का पीछे है, तो उस पीछे वाले पोर्शन को मैं बना देता हूँ डॉटेड पार्ट से। देखो, ठीक है, तो इस सर्कुलर कॉइल के अंदर द फ्रंट पार्ट इज सॉलिड वन एंड द बैक पार्ट इज डॉटेड वन। ओके, ये आपके पास सर्कुलर कॉइल थी। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मान लिया आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, वी कंसिडर द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल टू बी ओ। हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल को मान लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल इज कंसिडर्ड टू बी ए। इसका रेडियस हमने ए के बराबर मान लिया, ये यहाँ पे रेडियस मान लिया। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन एट एनी पॉइंट या एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले लेट दिस ऑन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन दिस एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। इस एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करेंगे, और लेट मी से हम लोग इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो P पॉइंट हो गया आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, ओके। सेकेंड थिंग हम डिसाइड कर रहे हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज x। ठीक है, x हमने क्या मान ली, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल से डिस्टेंस मान ली है। क्लियर है, तो हमें इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। जो बोर्ड के क्या रखी हुई है, परपेंडिकुलर रखी हुई है। ठीक है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P वी आर यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, एंड व्हाट डज द बायो-सावर्ट लॉ स्टेट, बायो-सावर्ट लॉ इज डिफाइंड ओनली फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर। ठीक है, एक छोटे से करंट एलिमेंट वेक्टर के लिए डिफाइन होता है। तो इन द सेम नोशन वी आर टेकिंग द स्मॉल करंट एलिमेंट ऑन द डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल के एक तो मान लेते हैं मैंने C पॉइंट ऊपर ले लिया, C पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा करंट एलिमेंट वेक्टर ले लिया आइडियल, और एक मैंने D पॉइंट ले लिया नीचे, उस D पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा करंट एलिमेंट वेक्टर ले लिया आपके पास आपने आइडियल के बराबर। क्लियर है, इन दोनों पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोग P पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, और उनकी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को इंटीग्रेट करके टोटल सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो, अब ये सर्कुलर कॉइल है, ये आपकी परपेंडिकुलर रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इन करंट कैरिंग एलिमेंट से आपको P पॉइंट की डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो ये आपका P पॉइंट था। ठीक है, ये द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द स्मॉल करंट एलिमेंट्स, ये आपने डिस्टेंस कंसिडर की है। ये डिस्टेंस आपकी दोनों कितनी हो जाएगी,
इस डिस्टेंस को अगर आप कंसिडर करते हो तो लेट मी से ये एंगल आपने फाई बता दिया, एज वेल एज दिस एंगल इज ऑल्सो टेकन एज फाई, इसको भी आपने फाई कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला भी ए रेडियस थी, ये हो गया एक्स के बराबर, तो ये आपकी डिस्टेंस बन जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर, ऐसे बन जाएगी। क्लियर है, हो गया होगा, क्लियर है ये पॉइंट आपको। अब आपको क्या करना है, इन छोटे से करंट एलिमेंट्स की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P की वजह से ड्यू टू द करंट एलिमेंट प्रेजेंट एट C, ठीक है, C पॉइंट के ऊपर करंट एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन dB हो गया। उस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या बोल रहे हो, फॉर्मूला होता है हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ का म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL sin थीटा divided by distance of the observation point from the current element, that is a square plus x square raised to power 1/2 बोल दो या स्क्वायर रूट बोल दो, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। ये बायो-सेवर्ट्स लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ गया पी पॉइंट के ऊपर, किस एलिमेंट की वजह से, ड्यू टू एलिमेंट सी या ड्यू टू सी, ठीक है, सी एलिमेंट की वजह से। सी एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, डी एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, नीचे डायमेट्रिकली एंड के यहाँ प्रेजेंट है डी एलिमेंट आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये थीटा एंगल किसके बीच में होता था, तो ये थीटा एंगल होता था पोजीशन वेक्टर के बीच में। तो अगर इस आर पॉइंट को मैं अगर इस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डिस्टेंस को आर लिख देता हूँ, तो ऐसा एक आर यहाँ भी लिखा जाएगा और उसको मैं पोजीशन वेक्टर बोल सकता हूँ, क्योंकि वो पोजीशन बता रहा है आइडियल एलिमेंट की या पॉइंट P की, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की उस आइडियल एलिमेंट से। तो ये साइन, ये जो कोस थीटा होता था, वी नो दैट थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर आइडियल एंड पोजीशन वेक्टर R, ठीक है। यहाँ पोजीशन वेक्टर के बीच में और करंट एलिमेंट वेक्टर यहाँ पे, क्योंकि ये जो कॉइल है, दिस कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ऐसे रखी हुई है कॉइल, ठीक है। तो इस कॉइल के किसी भी छोटे से पॉइंट पे अगर आप करंट एलिमेंट वेक्टर लोगे, तो या तो वो करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी करंट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड, या नीचे लोगे तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, ठीक है। तो मतलब ये हो गया करंट एलिमेंट वेक्टर यहाँ पे ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो वो एंगल हो जाएगा, तो यहाँ थीटा एंगल हो जाएगा कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर हो गया आपका, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू सी पॉइंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू सी पॉइंट, ठीक है, पीसी लिख रहा हूं मैं, ये बन जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई एज इट इज IDL एज इट इज डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएगा, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए आप राइट हैंड पाम रूल लगाते हो, ठीक है। पाम रूल के अकॉर्डिंग आपका करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड, ठीक है। पाम को आप उस साइड कर दोगे या आप टिप ऑफ फिंगर्स राइट हैंड की उस साइड कर दोगे जिस तरफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और आधी फिंगर्स को कर्ल करोगे आप लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी, अगर ये आप लोग एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हो, ये इसकी बढ़ी हुई एक्सिस है, तो अगर ये एंगल फाई था एक्स एक्सिस के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा फाई, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेनी है आपको, तो आपने इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। तो आप इस तरफ इसको डिनोट कर देते हो dB डैश, ठीक है, या dB से डिनोट कर देते, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर एट सी पॉइंट, ठीक है, वो आ गया आपके पास। अब ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि यहाँ ये dB है, ये इस वाली लाइन के साथ, इस लाइन को आप बोल सकते हो CP एक्सटेंडेड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री के बराबर है, क्लियर है। ओके, मूविंग ऑन टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट प्रेजेंट एट डी पॉइंट, ठीक है। तो डी पॉइंट पे भी करंट एलिमेंट एज इट इज प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर आपने यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड माननी है, तो आप क्या दिखा दे, एनसर्कल डॉट दिखा सकते हो, तो यहाँ उस करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ आप राइट हैंड थंब को परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड रखोगे, अपनी पाम को उस साइड एक्सटेंड करोगे जिस साइड आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और आधी फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो आप इस लाइन को एक्सटेंड अगर मैं कर देता हूं,
इस ये डी पॉइंट था ना आपका, ये डी से पी वाली लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ले लोगे आप लोग, वो हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी पॉइंट ड्यू टू द करंट एलिमेंट प्रेजेंट एट डी पॉइंट, और उसको अलग से डिनोट करने के लिए मैं डीबी डैश से लिख देता हूं। ऑल दो देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन है लेट वी से पीसी के अलोंग, इसकी डायरेक्शन है पीडी के अलोंग, तो मैं इसको लिख देता हूं अलोंग पीसी और पीसी वेक्टर लिख देता हूं, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग पीडी वेक्टर, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पी पॉइंट के ऊपर आ गई है, ठीक है। अब हम डिसाइड करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो हम नेक्स्ट बोल रहे हैं द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी पॉइंट ड्यू टू द कंप्लीट सर्कुलर कॉइल। तो कंप्लीट सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इधर हिसाब किताब करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर वाई एक्सिस को, नीचे वाई डैश एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो मैं क्या दिखाने वाला हूं कि अगर ये एंगल फाई है तो मैंने ऑलरेडी ये वाला एंगल फाई लिख रखा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बच गया? तो ये हो जाएगा आपके पास 90 माइनस फाई के बराबर। क्लियर है? इस एंगल को लेट वी से मैं कंसिडर कर लेता हूं, इस एंगल को यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूं लेट वी से अल्फा के बराबर, ठीक है। या आप लोग चाहो तो इसको यहाँ हाँ अल्फा मान सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ठीक है। ये आपने अल्फा एंगल मान लिया इसको, ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूँ तो ये यहाँ बताया था हमने कि यहाँ ये जो पीसी वेक्टर है ये आगे एक्सटेंडेड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल जिसको मैं रेड पेन से शो कर रहा हूँ, रेड पेन से वाला ये वाला एंगल हो गया आपका 90 माइनस फाई के बराबर, ठीक है। ये सिर्फ मैंने वेक्टर्स को शो करने के लिए बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं एक कंप्लीट एंगल लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कंप्लीट एंगल आपका ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले आपके पास इस पॉइंट पे पी पॉइंट के अराउंड एक एंगल है फाई, उसके बाद है प्लस 90 माइनस फाई, उसके बाद है प्लस अल्फा, उसके बाद है 90 माइनस फाई, और इन सभी का एल्जेब्रिक सम आना चाहिए कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक ये जो कंप्लीट एंगल बना है ये आपका 180 डिग्री बना है, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस फाई से माइनस फाई कैंसिल हो गया, 90 प्लस 90 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया क्या? यहाँ अल्फा आपका किसके बराबर आ गया? फाई के बराबर आ गया, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स के अंदर ये अल्फा की वैल्यू फाई डायरेक्टली दे रखी है, तो इसको अच्छे से कैलकुलेट करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है आपको, ठीक है, कि कैसे आई, अदरवाइज तुम लोग बार बार इसको भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अब बहुत होचपोच हो गया, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, देखो आगे बना देते हैं उस डायग्राम को ऐसे करके, ठीक है। दोबारा कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एक बार इस डायग्राम को। कैसे था आपके पास? ये आपके पास एक्सिस थी, इस एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट, आप यहाँ पे पी पॉइंट था आपका, इस एक्सिस के ऊपर पी पॉइंट था आपका इस जगह के ऊपर, देखो ये आपकी एक्सिस थी, एक पी पॉइंट यहाँ पे था, डीएल एलिमेंट आपका यहाँ ज्वाइन कर रहा था, ये आपका पी पॉइंट था, ठीक है। इस पी पॉइंट के ऊपर दो एलिमेंट वेक्टर थे, अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करते हो तो एक एलिमेंट वेक्टर आया था इस डायरेक्शन में जिसको आप डीबी से बोल रहे थे, और उसकी डायरेक्शन थी पीसी के अलोंग, ठीक है। एक आप इसको आगे एक्सटेंड करते थे तो एक इसके परपेंडिकुलर आता इस डायरेक्शन में, उसको आप डी पॉइंट से डिनोट कर देते थे, और वो था डी एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया था। उसके बाद आपने क्या लगाया था? यहाँ पे एक वाई एक्सिस की लाइन लगाई थी, ठीक है। ये आपने वाई एक्सिस की लाइन लगाई थी, ऊपर वाई एक्सिस था, ये वाई डैश था, ओके। इस एक्सटेंडेड लाइन को आपने एक्स डैश बोला था, या एक्स एक्सिस बोला था, सॉरी, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया था। अब हमने क्या किया था, इन लाइन्स को मैं हटा देता हूँ एक्सटेंडेड लाइन को, तो आपके पास क्या हो गया था? आपके पास ये एंगल भी फाई आ गया, ये वाला एंगल भी फाई आ गया, एल्फा इज इक्वल टू फाई का मीनिंग यही था, ठीक है। और ये एंगल आपका ऑलरेडी फाई आपने इनिशियली माना था, तो ये एंगल भी क्या हो गया था? फाई हो गया, ठीक है। अब इधर एक्ट हो रहा हुआ डीबी वेक्टर, इधर एक्ट हो रहा डीबी डैश वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो। तो इस डीबी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जाएगा, वो जाएगा डीबी कोस फाई, और इस डायरेक्शन में जाएगा वो हो जाएगा डीबी साइन फाई। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? डीबी डैश, इस डीबी डैश का इस डायरेक्शन में जो आएगा वो हो जाएगा डीबी डैश कोस फाई, और इस डायरेक्शन में जाएगा हो जाएगा डी बी डैश साइन फाई, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूमेरिकली तो डी बी डैश, वी नो दैट न्यूमेरिकली डी बी डैश इज इक्वल टू डी बी,
ठीक है, और दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इस तरफ से डी डैश की तो कोई मीनिंग रहा नहीं। ठीक है, तो यहाँ इस पी पॉइंट के ऊपर 4 वेक्टर लग रहे हैं हम। ठीक है, उनमें से 2 वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे के 180 डिग्री पे है और अपोजिट है। उनमें से एक वेक्टर है डी बी कोस पाई और दूसरा भी है डी बी डैश कोस पाई और एक डी बी कोस पाई। ये दोनों वेक्टर पी पॉइंट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से लग रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर लग रहे हैं डी बी साइन फाई डी बी साइन फाई। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ कर दोगे डी बी साइन फाई का इंटीग्रेशन। ठीक है, समझना इस चीज को ध्यान से, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये आपके पास सर्कुलर कॉइल थी, इस सर्कुलर कॉइल के ऊपर आपने ये इसका ओरिजिन माना या सेंटर माना। पहले आपने एक आइडियल एलिमेंट वेक्टर सी पॉइंट पे यहां कंसीडर किया, फिर इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड के ऊपर एक आइडियल एलिमेंट यहां कंसीडर किया डी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला तो आया डीबी साइन फाई मतलब 2 टाइम्स ऑफ डीबी साइन फाई। लेकिन 2 टाइम्स नहीं होगा, ऐसे कितने डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स मान सकते हो। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये वाला हो गया। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स। ठीक है, और जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स होते हैं तो हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करोगे, देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा। डीबी की जगह इनमें से किसी एक एलिमेंट को पुट कर देते हैं, तो डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल एज इट इज डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज इनटू साइन फाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो साइन फाई की वैल्यू इस डायग्राम से साइन फाई की वैल्यू हो गई, साइन हो जाता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया ए पॉइंट डिवाइडेड बाई बे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लेते हो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एज इट इज, म्यू नॉट कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई 4 पाई कांस्टेंट है। नीचे से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट यहाँ पे आया, तो कंप्लीट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, और ऊपर म्यू नोट आई कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा। क्लियर है, तो अंदर इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचना चाहिए आपका डीएल, क्योंकि स्मॉल अमाउंट एलिमेंट वेक्टर आईडीएल, ये आपने क्या लिया था, इंटीग्रेटिंग पार्ट लिया था। ठीक है, तो उसमें से आई, क्योंकि हर एक पार्ट के अंदर करंट सेम है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया, करंट की वैल्यू डीएल बच गया। अब डीएल है क्या, इस कंप्लीट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल। ठीक है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप बन जाएगी। तो इस सर्कुलर व्हेन डीएल इज इंटीग्रेटेड, द इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वुड बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप, और वो हो जाएगा 2 पाई कितने के बराबर, ए के बराबर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यहाँ पे लिख देता हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप हो गया आपके पास म्यू नोट आई ए, ये सबके लिए कांस्टेंट चल रहा है, डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 सबके लिए कांस्टेंट है। तो अंदर आपके इंटीग्रेशन होने के बाद आ गया 2 पाई ए के बराबर। क्लियर है, ये हो गया। इफ दिस सर्कुलर कॉइल हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अगर इस सर्कुलर कॉइल के अंदर आप नंबर ऑफ टर्न्स कितना कंसिडर कर रहे हो, एन मान के चल रहे हो, तो चलो पहले मान लेते हैं एन नहीं मान रहे हैं, तो उस केस के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपका ये आ गया। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं 2 पाई लिख देता हूँ, एक ए आ रहा था, एक ए यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये आ गई आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पी पॉइंट पे, और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग पी एक्स लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये आया है। अगर इसी के अंदर इसके चलो स्पेशल केसेस में बाद में डिस्कस करूंगा, इसके नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपने यहां तक कैलकुलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके स्पेशल केस में कंसिडर कर लेता हूं। देखो, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं स्पेशल केसेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो इसमें सबसे स्पेशल केस क्या है, फर्स्ट स्पेशल केस है व्हेन पॉइंट P इज शिफ्टेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अगर P पॉइंट है वो ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप से शिफ्ट होके किस पॉइंट पे आ जाए, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पे आ जाए। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर आपका x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 बराबर हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप हो जाएगा आपके पास म्यू नोट एज इट इज डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज। ऊपर वाली टर्म के अंदर 2 पाई आई ए स्क्वायर एज इट इज
डिवाइडेड बाई, नीचे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये बच जाएगा। और ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 का अगर आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा ए क्यूब, ठीक है। और ए स्क्वायर से अगर आप ए क्यूब कैंसिल कर देते हो तो दोनों को कैंसिल आउट होने के बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप के ऊपर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई ए के बराबर, ठीक है। इसके अंदर एक और केस भी कंसिडर किया जा सकता है कि दिस सर्कुलर कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक n नंबर ऑफ टर्न्स और ले लेता हूँ, तो कैपिटल N है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल, तो यहाँ n से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा फर्स्ट स्पेशल केस, ठीक है। इन द सेकंड स्पेशल केस क्या है, व्हेन पॉइंट P, व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्हेन पॉइंट P इज टेकन फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर से बहुत दूर ले लिया अगर आपने, ठीक है। उस केस के अंदर क्या होगा, जो आपके डिनोमिनेटर दे रखा था, क्या दे रखा है डिनोमिनेटर, ए और एक्स की फॉर्म में दे रखी है। अगर पॉइंट पी शिफ्ट फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, उस केस के अंदर एक्स बिकम्स ग्रेटर देन ए, इन दैट केस ए विल बी नेग्लेक्टेड, ए विल बी नेग्लेक्टेड, ए क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ए नेग्लेक्ट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना हो जाएगा तो पी पॉइंट के ऊपर, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई एज इट इज, क्लियर है, ओके। उसके बाद 2 पाई आई ए स्क्वेयर इंटू एन एज इट इज, ठीक है, ऊपर वाले टर्म एज इट इज, नीचे ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा एक्स क्यूब के बराबर, ठीक है। इसको मैं एक और टर्म के अंदर भी लिख रहा हूं, ध्यान देना, म्यू नॉट एज इट इज लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज लिख दिया, क्लियर है। और नीचे मैंने एक्स क्यूब एज इट इज लिख दिया। अब जो टर्म बच गई, कौन सी बच गई, इस वाली टर्म, इस वाली टर्म को मैं एक स्पेशल वैल्यू बोल रहा हूँ। देखो फिजिक्स के अंदर एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्म, ठीक है, एंड एरिया ऑफ द टर्न, तो एरिया हमने ले लिया पाई ए स्क्वायर एरिया ऑफ द टर्न हो जाएगा, ठीक है, ओके। इस 2 को मैं यहाँ से, ये 2 यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर कैंसिल करोगे तो ठीक है, अदरवाइज चलेगा, यहाँ पे 2 ही रखो इसको, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, पाई ए स्क्वायर चाहिए, करंट चाहिए और नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। तो 2 एज इट इज रहते हुए ये कंप्लीट टर्न में यहाँ पे बन जाएगी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे लिखोगे हियर एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट माना है आपने, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट भी आ जाएगी आपके पास, करंट इनटू एरिया, तो करंट इनटू एरिया की यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ एम, ठीक है, यूनिट ऑफ न्यू क्वांटिटी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। फाइनली हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि अगर एक ग्राफ प्लॉट करना हो किसके बीच में, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो हम ये बात तो प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ओ पॉइंट आप सेंटर से नोट कर रहे हो तो सेंटर के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कह रही है, देखो क्वांटिटीज क्या कह रही हैं कि जितना हम लोग x की वैल्यू देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है यहाँ पे, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल x होने का मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वुड डिक्रीज व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या की जाएगी, इंक्रीज की जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दोनों साइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिक्रीज होता जाएगा। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वुड बी मैक्सिमम व्हेन we are taking the observation point on the center of the circular loop, और दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी as we go away from the center of the circular loop, सर्कुलर लूप से जितना हम क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। इसमें एक केस और भी होता है, थर्ड केस, if the point P
is taken such that the distance of P point on the axis of the circular loop is equal to the radius of the circular loop। ठीक है, अगर आपने ये P point इतनी दूर ले लिया कि आप ये बोल रहे हो उस केस के अंदर ये P पॉइंट को इतनी दूर ले लिया कि जितनी रेडियस है सर्कुलर लूप की, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप ये a के बराबर है, तो आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप से a डिस्टेंस के ऊपर ले लिया। उस केस के अंदर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द p पॉइंट हो जाएगा म्यू नॉट एज इट इज डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज। ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स क्या है, ऊपर वाली टर्म है आपके पास 2 पाई आई ए स्क्वेयर, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे है a और x बराबर हो गया तो आप x की वैल्यू a ले लेते हो, तो x की वैल्यू a होगा तो a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे 2a स्क्वेयर, और इसकी पावर हो जाएगा 3/2 के बराबर। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा म्यू नोट आई हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2a स्क्वेयर रेज टू, तो यहाँ पे पहले √2 लोगे उसका क्यूब करोगे तो वो सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5/2 टाइम्स ऑफ a के बराबर। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाएगा उस पॉइंट के ऊपर जहाँ वो पॉइंट लगभग इक्वल टू कितने के बराबर ले लिया है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप के बराबर ले लिया गया। ठीक है, मतलब स्पेशल केसेस के अंदर कुछ नहीं करना होता, जो वैल्यू बोलता जाए वहाँ शिफ्ट करते जाते हैं हम लोग वैल्यूज़ को। ठीक है भाई, इतना ही है। ये आपकी थर्ड एप्लीकेशन थी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और बायो सेवर्ट्स लॉ की। थैंक यू।